Hello everyone, welcome back to my channel after a very long time. You all were wondering guys why I'm saying after a very long time, because approx 1 year ago I lost my channel due to some issue, but luckily one day ago I managed to recover my channel, and today in this video I will be discussing all key direct tax points that were proposed in the यूनियन बजट 2025 एंड इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें, वो सारी कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर करने का कोशिश करूँगी गाइज। स्पेशली सीए इंटर, मे बी वो सीए फाइनल के स्टूडेंट हो या वो सीएस कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो, कि बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि ये जो भी चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं, कब से एप्लीकेबल होंगे, प्लस जो नेक्स्ट वीक से जो न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है और कैन से कि जो बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है तो वो कब से एप्लीकेबल होंगे, ये सारे काफ़ी कन्फ्यूजन्स है। बट मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे ये जो मैंने इस चैट जो भी चार्ट बनाया है इसके थ्रू मैं आपसे डिस्कशन भी करूँगी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लस ये भी डिस्कस करूँगी कि ये कब से एप्लीकेबल होने वाले हैं और कब से नहीं। First, let's talk about its applicability, guys. Maybe you are a CS or CMA student, so having attempt in December or June, or you are a CA intern student having attempt in Jan, September or November, or CA final having attempt in May or November. Then in that situation, guys, एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आप लोगों के 2020-25 में, ठीक है, ये अमेंडमेंट कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होने वाले हैं, जो पुराने हैं वही रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे अमेंडमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, लेकिन जस्ट फॉर आप नॉलेज पर्पज़ के लिए या फिर फॉर बिंग टू कीप अपडेटेड योर सेल्फ, जस्ट आप वो जान के रख सकते हैं। बट एग्जाम पर्पज़ के लिए ये चीज़ आप क्लैरिटी ले आइए कि ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अप टू जैसे कि 2020-25 के लिए मैंने बोल दिया कि कोई भी हो अटैम्प्ट, मे बी वो CMA हो, जैन हो, सितंबर हो, दिसंबर हो, नवंबर हो, वॉट एवर, एंड फॉर लाइक जैन 2026 दैट अटैम्प्ट विल बी बेसिकली फॉर CA इंटर स्टूडेंट, तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है। माइट भी एप्लीकेबल हो सकते हैं मई से, अब इसकी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और जहाँ तक जो भी बात है कि न्यू फाइनेंस बिल की, ठीक है, वो चाहे वो उसके नाम हो न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड और समथिंग, तो वो जो उसकी एप्लीकेबिलिटी, अब एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, वो इंट्रोड्यूस होने वाले हैं वो नेक्स्ट वीक से। अब दैट ऑल्सो नीड्स अप्रूवल एंड दैट विल टेक टाइम टू अप्रूव, तो उसको अप्रूव होने में भी टाइम लगेगा। जस्ट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक वीक में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो एक वीक बाद से ऐसे एप्लीकेबल हो जाएगा, नो, ऑल सच थिंग्स टेक्स टाइम। सो अभी उसकी एप्लीकेबिलिटी की अभी तक कुछ बात नहीं है, वो भी क्लियर हो जाएगा। बट एक चीज़ आप लोगों को जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, जैन 26 में भी अपेयर करने वाले हो, तो ये चीज़ क्लैरिटी रख लीजिए कि ये अभी आप लोगों के लिए ये चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है। Now I will discuss some key changes that were proposed in Union Budget 2025 related to direct tax. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जो भी स्लैब्स में जो चेंजेस आए हैं और जो भी 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये सब जो भी है ये सब डिस्कस करने वाली हूँ। तो बेसिकली वी ऑल नो कि यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक होता है कि टैक्स पे करने के जनरल टैक्स रेट रिजाइम या उसको ओल्ड टैक्स रेट रिजाइम वो बोलते हैं, और दूसरा होता है कंसेशनल रेट रिजाइम, दैट इज सेक्शन 115 BAC, उसको न्यू टैक्स रिजाइम भी बोलते हैं, जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम भी होता है, जो कि कंसेशनल टैक्स रेट भी बोलते हैं उसको। तो जो भी स्लैब के जो चेंजेस आए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे कि करंट प्रोविजन, अभी क्या प्रोविजन है, अभी क्या स्लैब है कि अप टू 3 लाख जो है नील है, मोर देन 3 लाख अप टू 7 लाख इट्स 5%, एंड मोर देन 7 लाख अप टू 10 लाख इट्स 10%, and more than 10 up to 12 it's 15%, more than 12 up to 15 it's 20%, and above 15 lakh it's 30%। अब जो कि इस प्रपोज चेंजेस में क्या हो गए हैं, अब अप टू 4 लाख नील हो गए, अप टू 4 लाख नील, जो कि पहले अप टू 3 लाख नील थे, और वैसे मोर देन 4 अप टू 8 इट्स 5%, एंड मोर देन 8 अप टू 12 लाख इट्स 10, एंड मोर देन 12 लाख अप टू 16 इट्स 15, एंड अकॉर्डिंगली ऐसे करते हैं अबव 24 इट्स 30%। ओके, अब जो ये है स्लैब के चेंजेस। अब जो ये चेंजेस आए हैं रिबेट के लिए, तो पहले क्या था, पहले ये प्रोविजन, पहले मतलब क्या, अभी करेंटली क्या है कि 7 लाख तक के जो भी इनकम है वहाँ पे क्या है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इट मीन्स कि जो भी है टैक्स वो क्या हो जाता है, एज अ रिबेट आप क्लेम कर सकते हैं। एंड नाउ दिस 7 लाख लिमिट हैज़ बीन एनहांस्ड इन द प्रपोज बजट टू 12 लाख। इट मीन्स व्हाट कि 12 लाख तक में कितने भी टैक्स आते हैं 60,000, तो ये इतने तक के क्या हो सकते हैं, रिबेट आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। तो इसी चीज़ का मतलब है कि 12 लाख तक में कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, जो कि हम लोग ये चीज़ जो देख रहे हैं 12 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लगने वाला। तो ये जो चेंजेस है, ये किसकी बात कर रही हूँ, इसको जो भी चेंजेस आए हैं ये है फॉर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 115 BAC। और वन थिंग प्लीज आई वांट टू क्लियर हेयर कि यहाँ पे कोई भी ओल्ड टैक्स रिजाइम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जनरल वाला जो था वही है, ठीक है, अप टू 2.5 लाख एंड जो भी था कंटिन्यू वहाँ पे वो सब वहीं पे है कि वहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस फॉर सैलरी दैट वाज 50,000 एंड फॉर रिबेट दैट 5 लाख लिमिट दैट ऑल वेयर सेम। बट या जो भी चेंजेस है रिगार्डिंग जो रिबेट के लिए या जो न्यू स्लैब्स एंड ऑल, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 115 BAC, as you can see here clearly I have mentioned with the heading। okay,
तो ये था फॉर रिगार्डिंग सेक्शन 115 BSc दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर। एंड अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ TDS और TCS के रेस्पेक्ट में चेंजेस। अब सबसे पहले TDS में सेक्शन 194 की बात करूंगी। सेक्शन 194 क्या बोलता है कि इनके रेस्पेक्ट ऑफ जब डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी पे करती है किसको, अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर को, ठीक है। तो इस केस में क्या लिमिट था, इस केस में था कि अप टू 5000, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल HUF को जो पे करते हैं, ठीक है, वो अदर देन कैश अगर 5 to 5000 पे करते हैं तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे कोई भी TDS काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। TDS परसेंटेज क्या था यहाँ पे 10%। तो यहाँ पे परसेंटेज का कोई चेंज नहीं है, रेट का कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, पहले 5000 का लिमिट था, जो कि प्रपोज चेंज क्या हो गया, वो लिमिट को बढ़ा के 10,000 कर दी गई है। एंड नाउ फॉर सेक्शन 194A इट्स रिगार्डिंग व्हाट, इंटरेस्ट इनकम अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बिकॉज यू ऑल नो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेक्शन 193 में कवर होती है। तो ये इंटरेस्ट के लिए क्या है कि यहाँ पे जब अगर पेयर कौन है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। अब वो जब पे कर रही है इंटरेस्ट फॉर डिपॉजिट्स, बेसिकली डिपॉजिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स डिपॉजिट्स एंड ऑल, नॉट सेविंग्स डिपॉजिट, क्योंकि वो सेविंग्स डिपॉजिट में यहाँ पे कोई TDS नहीं करता है, ठीक है। तो वो उसके लिए लिमिट क्या था कि अगर अदर देन सीनियर सिटीजन हो तो अप टू 40,000 अगर पे कर रही हैं तो उस केस में क्या होता है, कोई TDS नहीं करता है। और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट था 50,000 और इन एनी अदर केसेस तो उस केस में 5,000 लिमिट था। एंड दैट ऑल लिमिट्स हैज बीन एनहांस्ड टू 50,000, 1 लाख एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स व्हाट कि जो सीनियर सिटीजन की लिमिट है वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, एंड अदर देन सीनियर सिटीजन 40 to 50,000 कर दी गई है, एंड अदर केसेस लोगों के लिए 5 lakh limit has been increased to 10,000. Okay, and regarding 194B and 194BB, that's respectively for winnings. ओके, बेसिकली ये विनिंग्स के लिए है। तो ये विनिंग्स 194B किसके लिए बात करती है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, एंड BB फ्रॉम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। तो इन सब के लिए लिमिट क्या है, इसमें लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है, ये आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या थी पहले कि एनुअल लिमिट हम लोग कंसीडर करते थे 10,000 की एनुअली जो है पूरे साल का अगर एक्सिट कर जाने से तब TDS करता था। कितना करता था इसमें 30% था। ओके, तो रेट में कुछ चेंजेस नहीं है, 30% ही है। बट अब क्या हो गया, अब सिंगल ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा। तो सिंगल ट्रांजैक्शन में 10,000 से एक्सिट करने से TDS जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन 194H इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज। ओके, तो इसके लिए लिमिट क्या है, इसके लिए लिमिट है 15,000 करंट लिमिट है, जिसमें ऊपर आने से इसमें क्या होता है, कमीशन ब्रोकरेज में TDS काटा जाता है। बट नाउ दिस लिमिट हैज़ बीन एनहांस्ड टू 20,000। ओके, एंड सेक्शन 194I इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट। ओके, रेंट के लिए लिमिट करेंटली क्या है 2,40,000, जो कि इन्हांस करके क्या हो गया है 6 लाख। ओके, तो जो कि ये रेंट की बात करते हैं, ये आपको पता होगा कि जैसे इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑल दैट। अब आप उसके बाद फिर लास्ट जो है वो सेक्शन 194J, जो कि किसके 5 ची फीस की बात करता है। वो कौन कौन सी, प्रोफेशनल फीस और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, और कैन से टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फीस एंड डायरेक्टर्स फीस। तो इसके लिए लिमिट क्या थी, हर एक सर्विस के रेस्पेक्ट में इंडिविजुअल लिमिट थी जो कि 30,000 है, ठीक है। अब जो कि इसको एनहांस करके क्या हो गया वो लिमिट 50,000. And why I am writing as except for directors fees, because we all know directors fees के लिए कोई भी लिमिट नहीं होता है, mandatory we have to deduct TDS under section 194J which is 10%. Okay, तो as you all can see that कि जो भी TDS के रेस्पेक्ट में जो मोस्टली चेंजेस है वो लिमिट्स के रेस्पेक्ट में चेंजेस है, कोई रेट में कुछ चेंजेस नहीं है. Now I will talk about changes under section 206C(1)(g) for TCS collection in respect of overseas remittance or for overseas tour package, and if we remit for the purpose of education that are taken out of the loan from specified financial institution. तो इस केस में जो भी होता है रेमिटेंस किसके थ्रू करते हैं हम लोग, ऑथराइज डीलर के थ्रू करते हैं, दैट इज बैंक. इन सच केस क्या करती है बैंक जो है वो TCS कलेक्ट करती है, ठीक है. और तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं कि करेंटली क्या प्रोविजन है कि जब अगर रेमिटेंस करते हैं थ्रू RBI की लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम से, तो इन दैट केस क्या है अप टू 7 लाख तक कोई भी TCS कलेक्ट नहीं करती है बैंक, ठीक है. उसमें कोई TCS नहीं है इसका मतलब. तो और इसमें ये एक इकलौता एक TCS का जो सेक्शन है जहाँ पे क्या होता है इन एक्सेस में TCS कलेक्ट करती है. इट मीन्स वॉट कि 7 लाख से एक्सीड करने पर एक्सेस अमाउंट पे क्या होता है TCS कलेक्ट होता है 7 लाख से ज़्यादा रिमिट करने से. और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी अगर रेमिट कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, if we remit some amount that is taken out of the loan from a specified financial institution, that then also in such case bank collect TCS at the rate of 0.5%. ओके, बट अब इसमें प्रपोज बजट में क्या इसके रेस्पेक्ट में चेंजेस आए हैं. जैसे कि अगर पहले की लिमिट, अभी क्या लिमिट है कि 7 लाख से एक्सेस में लिबरलाइज स्कीम से के थ्रू रेमिटेंस करो तो TCS कलेक्ट करती है. बट ये लिमिट जो है इंक्रीज होकर 10 लाख तक कर गई है. इट मीन्स व्हाट कि 10 लाख तक में TCS कुछ नहीं कटने वाला, नहीं कलेक्ट होगी. 10 लाख से एक्सेस अमाउंट पे क्या होंगे TCS कलेक्ट किए जाएंगे बैंक से. और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चेंजेस है कि कोई भी TCS कलेक्ट नहीं होने वाला है इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट दैट इज बिंग रेमिटेड आउट ऑफ द लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन. इसका मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए जो भी पहले TCS रेट था 0.5 अब ये एप्लीकेबल नहीं है. इसका मतलब कोई TCS नहीं जमा करना होगा
in respect of loan that are taken from financial institution for the purpose of education. So that's all in this video, guys. If you like this video, then please subscribe my channel to be updated for more such contents. Thank you.